Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about complication of total parental nutrition की total parental nutrition के कौन कौन से complication होते हैं। आप सबने हमारे चैनल पे देखा होगा कि कल की क्लास के अंदर हमने complication of total parental nutrition के बारे में डिस्कस किया था। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किए थे एयर एम्बोलिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरवोलियमिया। बाकी रिमेनिंग कॉम्प्लिकेशन है उनको हम आज स्टडी करते हैं। ठीक है, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने कल की क्लास में देख लिया था एयर एम्बोलिज्म, ये हमने कल की क्लास के अंदर देख लिया। हाइपरग्लाइसीमिया हमने देख लिया और हाइपर वॉल्यूमिया हमने, मतलब 1, 3 और 4 नंबर के जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमने कल की क्लास के अंदर स्टडी कर लिए हैं। आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे, पहला स्टडी करेंगे आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे, देखिएगा आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, इन्फेक्शन और न्यूमोथोरैक्स। ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं एक पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के दौरान, इनके कैसे मैनेज करेंगे वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है आपका ब्लड शुगर लेवल है वो अगर 70 mg/dl से नीचे चला जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, कल की क्लास के अंदर हमने देखे थे कि जो नॉर्मल लेवल्स थे वो सारे के सारे जो नॉर्मल लेवल थे ब्लड शुगर के, ठीक है, फास्टिंग में कैसा है, रैंडम में कैसा रखना है, साथ के साथ पोस्ट पेरेंडल में कैसा है, तो वो सारे के सारे नॉर्मल लेवल्स हमने कल की क्लास के अंदर स्टडी कर लिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टडी करें हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि जो ब्लड शुगर लेवल है उसका 70 mg/dl से नीचे चले जाना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। मतलब ब्लड के अंदर जो शुगर का कंसंट्रेशन है या जो शुगर का लेवल है वो कम हो जाता है 70 mg/dl से, उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन। अब उसका कोज क्या हो सकता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के दौरान, उसका कोज क्या हो सकता है? तो उसका कोज ये हो सकता है, फर्स्ट वन है अब्रप्ट डिसकंटिन्यू। मान लीजिए आपने अचानक से किसी पेशेंट का पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी है उसको अचानक से स्टॉप कर दिया। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको क्या किया, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया, प्रेस्क्राइब किया कि इस पेशेंट को, मतलब कोई ए पेशेंट है, उस पेशेंट की हमें क्या करनी है, जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन उसको हटाना है। हटाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप तुरंत जा करके वो बंद कर दो और बोल दो कि नहीं डॉक्टर ने इसका लिख दिया, इसका बंद करने का लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें एक वेल नोन चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम सारा स्टडी करके आते हैं कि अगर आप किसी पेशेंट का जिसको काफ़ी लंबे समय से टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी चल रही है, अगर आप उस पेशेंट को एक साथ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हटा करके उसको नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट करोगे तो डेफिनेटली उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो नीचे की तरफ जाना है, मतलब उसके अंदर डेफिनेटली क्या होना है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट नॉर्मल डाइट में शिफ्ट नहीं हुआ है अभी। आप अचानक से पेशेंट को अब्रप्टली अचानक से क्या कर रहे हो, पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से हटा करके क्या कर रहे हो, नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट कर रहे हो। तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि आपने अचानक से पेशेंट को आप क्या कर रहे हो, जो भी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है अगर आप उनको अचानक से स्टॉप कर देते हो, उस कंडीशन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट है कि टू मच इंसुलिन। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कहा था कि इसको 2 यूनिट या 4 यूनिट या 10 यूनिट आपको क्या करना है, 10 यूनिट आपको इंसुलिन देना है, लेकिन आपने क्या कर दिया, वहाँ पे 15 यूनिट एडमिनिस्टर कर दिया, चाहे वो बाई मिस्टेक, चाहे आपकी कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हुई, कैसे भी करके आपने क्या किया, 15 यूनिट, मतलब प्रेस्क्राइब जितना था उससे ज़्यादा अमाउंट के अंदर आपने क्या दे दिया, पेशेंट को इंसुलिन दे दिया। अब इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को लो करेगा, ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देगा, कम करेगा। तो डेफिनेटली है कि अगर आपने कैलकुलेटेड अमाउंट, ये जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी पेशेंट के लिए, उससे अगर आपने ज़्यादा इंसुलिन एडमिनिस्टर किया, उससे ज़्यादा इंसुलिन अगर एडमिनिस्टर किया तो क्या कंडीशन होगी, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी। तो ये दोनों इसके मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो एंजाइटी होने लग जाएगी पेशेंट को, डायफोरेसिस। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर सबसे पहले पेशेंट को जो सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, वो आएगा डायफोरेसिस। पेशेंट को पसीना आने लग जाएगा, पूरी बॉडी में पेशेंट को पसीना आने लग जाएगा। पेशेंट को भूख ज़्यादा लगेगी, ठीक है, हंगर, भूख ज़्यादा लगेगी। पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर है या आरबीएस है वो 70 से नीचे आ जाएगा। वीकनेस फील होने लग जाएगी पेशेंट को, क्योंकि क्या हो रहा है, वहाँ पे ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो क्या हो गया, कम हो गया। कम होने की वजह से क्या होगा, वीकनेस होगी, एंजाइटी होने लग जाएगी, डायफोरेसिस होगा, हंगर होगा। ठीक है, तो ये है साइन एंड सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन। कौन कौन से ऐसे इंटरवेंशन है जिनको करके हम जो इंटरवेंशन हमें जब किसी पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी से हटा करके नॉर्मल डाइट पर शिफ्ट करने के दौरान क्या डेवलप हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने में काम आएंगे। देखिए, पहली है कि मान लीजिए ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, मान लीजिए कि आपके पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से हटाया, हटाते ही क्या हो गया, उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो अब उस कंडीशन के अंदर इमीडिएटली सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा
क्योंकि डॉक्टर आकर के कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे, कंडीशन को ऑब्जर्व करके वो हमें जो भी एडवाइजेज देंगे, जो भी पर्टिकुलर एडवाइजेज देंगे, उन एडवाइजेज के दौरान उन एडवाइजेज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है तो क्या करना होगा, आपको इमीडिएटली ग्लूकोज देना होगा। अब इमीडिएटली ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा आपको, आप क्या कर सकते हो, 10% डेक्सट्रोज आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। ठीक है, और 10% डेक्सट्रोज वगैरह एडमिनिस्टर करनी है। उसके बाद उस टाइम पे साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल है उसको कंटिन्यूसली हमें क्या करना होगा, मॉनिटर करना है। अब मॉनिटर क्यों करना है, ताकि हमें पता रहे कि कितना ग्लूकोज लेवल हो चुका है। मान लीजिए हमें पता ही नहीं है, हम डेक्सट्रोज एडमिनिस्टर करे जा रहे हैं, आपका पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया से हाइपरग्लाइसीमिया में चला गया, तो इन कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए ये सारे इंटरवेंशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। बट ये जो भी सारे इंटरवेंशन है वो सारे एज पर डॉक्टर एडवाइस, सारे हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हमें परफॉर्म करने हैं। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी स्लाइड या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है प्रिवेंशन, कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी से जब किसी पेशेंट को डिसकंटिन्यू किया जाता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी को जब डिसकंटिन्यू किया जाता है तो कौन कौन सी ऐसी मेजर्स हैं, कौन कौन से ऐसे वेज हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें वार्ड में ड्यूटी करते समय ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जब आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी को डिसकंटिन्यू करने जा रहे हो, डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब कर दिया कि भाई इस पेशेंट की टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी आपको क्या करनी है, बंद करनी है। आई एम सॉरी, आपको क्या करनी है, बंद करनी है। अब बंद करनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत जाकर के स्टॉप कर दो, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, ग्रेजुअली। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब जो फ्लो रेट थी या जो अमाउंट हम दे रहे थे उससे कम, धीरे धीरे जिस रेट से हम दे रहे थे उससे हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्लो रेट को कम कर दो, धीरे धीरे। ग्रेजुअली डिक्रीज करने का मतलब यहाँ पे सीधा सा मतलब यही है कि आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को एक साथ स्टॉप नहीं करना, हमें धीरे धीरे स्टॉप करना है। और जैसे जैसे स्टॉप करेंगे वैसे वैसे हम पेशेंट को क्या करेंगे, नॉर्मल डाइट के ऊपर शिफ्ट करते चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी आपने स्टॉप कर रहे हो, स्टॉप कर दी, तो तुरंत हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेशेंट को 10% डेक्सट्रोज चलानी है। जिस रेट से, उसी रेट से चलानी है जिस रेट से हमें क्या करना है, हम क्या दे रहे थे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे थे। क्योंकि आपने हटाते ही हो सकता है कि आपका पेशेंट कहाँ जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जा सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को डिसकंटिन्यू जो है उसको ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू करना है। ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू करने के बाद टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी को हमें क्या करना है, ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू करना है। और ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू करने के बाद हमें क्या करना है, 1 से 2 घंटे के लिए पहले हमें क्या लगाना है, पेशेंट को डेक्सट्रोज 10% चलानी है। ठीक है, डेक्सट्रोज 10% देने से क्या होगा कि पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहेगा। अब आपका पेशेंट धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट होगा, तो वो जैसे ही ओरली डाइट लेगा धीरे धीरे उससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। बॉडी की जो फिजियोलॉजी है ग्लूकोज प्रोडक्शन की, ग्लूकोज सिंथेसिस करने की, वो सारी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट वन है एक इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, कि जब आप किसी पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी से हटा करके नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें रेगुलर इंटरवल पे चेक करना है, ताकि हमें पता रहे कि उसका जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो कितना किस रेट पे चल रहा है। ठीक है, पेशेंट हमारा हाइपो में भी नहीं जाना चाहिए, पेशेंट हमारा हाइपर में भी नहीं जाना चाहिए। ये हमारा एज ए नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे केयर प्रोवाइड करते समय हमारा गोल होगा। नेक्स्ट वन है इन्फेक्शन। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि मान लीजिए किसी पेशेंट को, इस जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कैथेटर उसको इंसर्ट किया गया, सेंटर लाइन कैथेटर या सेंटर लाइन डाली गई है, तो जो इंसिजन साइट है यहाँ जहाँ से कैथेटर है वो इंसर्ट किया गया है स्किन के थ्रू टनल बना करके, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन होने के चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर बात करी है कि जो भी पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज है वो क्या है, हायर कंसंट्रेशन के अंदर पाया जाता है। मतलब कि जो भी पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ग्लूकोज पहले से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वहाँ पे अगर किसी भी आपने हल्का सा भी अगर अनएसेप्टिक, ठीक है, अगर आपने अनएसेप्टिक टेक्निक्स का यूज किया, अनस्टेराइल टेक्निक्स का यूज किया, तो वहाँ पे इजीली इन्फेक्शन के डेवलप होने के चांसेज होते हैं। तो पहला कोज है कि अनएसेप्टिक यानी पुअर असेप्टिक सॉरी पुअर असेप्टिक टेक्निक्स का यूज करने से भी वहाँ जो भी ये साइट है हमारी, ठीक है, जो हमारी पर्टिकुलर साइट है, यहाँ पर क्या डेवलप हो सकता है, इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तो ये भी हमारी एक
एक कोज हो गया, ठीक है। कैथेटर का कंटामिनेशन, मान लीजिए आप जब भी कैथेटर पोर्ट्स के थ्रू क्या कर रहे हो, जब ये पोर्ट्स दिख रहे हैं, इन पोर्ट्स के थ्रू आप जब भी कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप स्टेराइल टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप ग्लव्स नहीं पहन के काम कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपके जो कैथेटर है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। कंटामिनेटेड हो जाएगा तो वो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ट्यूबिंग्स के साथ बॉडी के अंदर इंटर करेगा, बॉडी के अंदर इंटर करके वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कि आपका जो सॉल्यूशन है, जो ये आप सॉल्यूशन लगा रहे हो पेशेंट को, यही सॉल्यूशन आपका अगर कंटामिनेटेड है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, डेफिनेटली एक इन्फेक्शन होना है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेजर वेन्स के अंदर जा रहा है, वहाँ से इजीली पूरी बॉडी के अंदर ये क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाता है। तो ये सारे हैं इसके कॉज कि जिनके थ्रू इन्फेक्शन डेवलप होता है। नेक्स्ट है कि साइन एंड सिम्टम्स। अब इन्फेक्शन हो रहा है तो साइन एंड सिम्टम्स सीधा सा है, फीवर आएगी, बुखार होगा पेशेंट को, कपकपी लगेगी, चिल्स रहेगी, WBC का काउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साथ के साथ जो भी पर्टिकुलर साइट जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उस साइट पे क्या होगा, रेडनेस होगा, हो सकता है वहाँ पे कोई भी ड्रेनेज है, इंसर्शन साइट से कोई भी ड्रेनेज, पस वगैरह का ड्रेनेज है या कोई भी प्लूरल ड्रेनेज है, ठीक है, कंसेग्यूनियस मतलब ब्लड का ड्रेनेज भी हो सकता है, जो भी इंसर्शन साइट है वहाँ से ब्लड का ड्रेनेज भी हो सकता है। तो ये सारे क्या रहेंगे, साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे। मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर जो साइट है उस पर रेडनेस देखने को मिलेगी, WBC का काउंट मिलेगा इंक्रीज, CBC के अंदर कंप्लीट ब्लड सेल काउंट के अंदर WBC का काउंट इंक्रीज मिलेगा, फीवर होगी और चिल्स होने के चांसेज रहते हैं। तो ये सारे मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन के दौरान देखने को मिलते हैं। लीजिए आपके पेशेंट को कोई भी कैथेटर साइट के ऊपर, कैथेटर इंसर्शन साइट के ऊपर क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन हो गया तो हमें कौन कौन से ऐसे इंटरवेंशंस करने हैं जिन इंटरवेंशंस के थ्रू हम पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करके बोलना होगा कि सर कैथेटर इंसर्शन साइट पे जो सेंट्रल लाइन का कैथेटर इंसर्ट किया हुआ है उस साइट के ऊपर क्या हो गया है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर आके ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद वो हमें बताएंगे कौन कौन से इंटरवेंशंस करने हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि हमें सबसे उसके बाद हमें क्या करना है, कैथेटर को निकाल देना है। जो भी पर्टिकुलर डॉक्टर होंगे उनकी प्रेजेंस के अंदर हमें क्या करना है, कैथेटर को निकाल देना है। और उस कैथेटर को निकालने के बाद हमें क्या करना है, एक स्टेराइल कंटेनर के अंदर रखना है। उस कैथेटर को निकालने के बाद हमें क्या करना है, स्टेराइल कंटेनर के अंदर। अब स्टेराइल कंटेनर के अंदर क्यों रखना है, स्टेराइल कंटेनर के अंदर रखने का पर्पज ये है कि जो कंटामिनेटेड कैथेटर था हमारा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में भेजेंगे। तो स्टेराइल कंटेनर में रखेंगे और कैथेटर जो कंटामिनेटेड कैथेटर है, मतलब आपका ये जो मान लीजिए ये वाला जो कैथेटर है वो कंटामिनेटेड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस कैथेटर को हटा करके एक स्टेराइल कंटेनर में रखेंगे और दूसरा कैथेटर डालेंगे दूसरी साइड से। इस साइड का यूज़ नहीं करने गए, सेम साइड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी साइड से हमें नया कैथेटर डालना है और ये जो पुराना कैथेटर है उसको एक स्टेराइल कंटेनर पे रख के हमें क्या करना होगा, लेबोरेटरी में भेजना, ताकि जो भी लेबोरेटरीज है, ठीक है, वो क्या कर पाएंगी, वो उसका कल्चर करके हमें ये बता पाएंगी कौन से बैक्टीरिया ने वहाँ पे इन्वेड किया है, कौन सा बैक्टीरिया वहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है और कौन सा एंटीबायोटिक उसके लिए सेंसिटिव होगा। मतलब एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कंटामिनेटेड कैथेटर था उसको हम क्या कर रहे हैं, लैब के अंदर भेज रहे हैं। साथ के साथ हमें पेशेंट का भी एक ब्लड सैंपल लेना है, ताकि पेशेंट का ब्लड सैंपल इसलिए लेना है कि हमें ये देखना है कि जो पेशेंट का ब्लड है या पेशेंट के बॉडी के अंदर जो भी कंटामिनेशन था उसका क्या कंसंट्रेशन रहा है, साथ के साथ हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सके, कौन सा एंटीबायोटिक पेशेंट के लिए बेटर हो सकता है। तो ये सारा कुछ करने के लिए हमें पेशेंट का ब्लड सैंपल भी लेना होगा, मतलब पेशेंट का भी ब्लड कल्चर हमें भिजवाना है, पेशेंट का भी ब्लड कल्चर के लिए हमें सैंपल लेना है। और जो भी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक हमें क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है, ताकि पेशेंट का इन्फेक्शन है वो क्या हो सके, ट्रीट हो सके। आई होप आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रहे कंटेंट समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है कि हम ये कोशिश करें कि ज़रूरत ही ना पड़े कि पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो। हम ये कोशिश करते हैं या हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे पेशेंट के अंदर पेशेंट की जो कैथेटर इंसर्शन साइट है उसके ऊपर पेशेंट को इन्फेक्शन ही ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, उन प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज करके पेशेंट को इन्फेक्शन या कैथेटर इंसर्शन साइट के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे हम बचा सकते हैं। तो पहला है कि हमेशा जब भी आप कैथेटर के साथ डील कर रहे हो, सेंट्रल लाइन के साथ डील कर रहे हो, कैथेटर का यहाँ पे जो मेरा वर्ड है कैथेटर, उसका मतलब है जो सेंट्रल लाइन का जो कैथेटर है ना उसका, ना कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ठीक है। तो जो सेंट्रल लाइन का जो कैथेटर है उसके साथ जब भी हम डील कर रहे हैं, चाहे हम मेडिसिन लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, चाहे ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय क्या करना है, प्रॉपर स्टेराइल और असेप्टिक टेक्निक्स का हमें यूज करना है। स्टेराइल और असेप्टिक टेक्निक्स का यूज करने का पर्पज क्या है, ताकि
वहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क वो हम क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रेगुलर इंटरवल के ऊपर, नॉर्मली क्या होता है हॉस्पिटल्स के अंदर जब भी शिफ्ट चेंज होती है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट के वाइटल्स है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट के बॉडी के टेम्परेचर को मॉनिटर करके रखना है कि भाई बढ़ तो नहीं रहा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब इट्स साइन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स के थ्रू ये साइन ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि भाई इन्फेक्शन है वो तो नहीं हो रहा है। साथ के साथ हमें देखना है कि जो इंसर्शन साइट है उसके ऊपर कोई रेडनेस नहीं होनी चाहिए, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ड्रेनेज नहीं होना चाहिए वहाँ से। ठीक है, अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है, पेन नहीं होना चाहिए उसके अराउंड एरिया के अंदर, तो अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है तो इसका मतलब इन्फेक्शन हो गया। तो हमें ये रेगुलर इंटरवल पे असिस्ट करना है कि रेडनेस नहीं होनी चाहिए, एडिमा नहीं होना चाहिए, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ड्रेनेज नहीं होना चाहिए। ये रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें देखना है। और जब भी हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन है वो कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे हम जो सेंटर लाइन कैथेटर है उसकी ड्रेसिंग है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ट्यूबिंग्स के डील कर रहे हैं, ट्यूबिंग्स को चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, स्टेराइल टेक्निक्स का यूज़ करना है ताकि हम पेशेंट को इन्फेक्शन ना कर दें। ठीक है, और अननेसेसरी हमें ट्यूबिंग्स को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बार बार पेशेंट के लिए डिस्कनेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं, एक बार लगाओ, उसके बाद जब ज़रूरत हो तभी आप उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, वरना आप उसको डिस्कनेक्ट मत कीजिए। अगर आप डिस्कनेक्ट करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है बार बार टच करोगे तो कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट कॉम्प्लिकेशन, न्यूमोथोरेक्स। आज का लास्ट कॉम्प्लिकेशन है न्यूमोथोरेक्स। जो पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी है उसका जो लास्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है कि जो लंग्स है उनके अंदर हवा भर जाना। अब लंग्स के अंदर तो पहले से हवा होती है, कैसे नहीं जी, लंग्स के अंदर हवा कैसे भरेगी। अब देखो लंग्स के अंदर क्या है, नॉर्मली ये ट्रेकिया, यहाँ पर रहते हैं हमारे लंग्स। ठीक है, ये हो गए हमारे लंग्स। डायग्राम इतना अच्छा नहीं है बट फिर भी प्लीज़ मैनेज कीजिएगा डायग्राम के साथ। ये हो गई पेराइटल और विस्लर प्यूरा। अब क्या होगा, न्यूमोथोरेक्स कैसे बनेगा देखना। मान लीजिए आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो, एक सेकंड दोबारा बनाते हैं प्लीज़। ये हो गई हमारी ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ये हो गए हमारे लंग्स। ठीक है, यहाँ पर रहता है हार्ट, और ये है इसके अंदर क्या है, लेयर्स आ गई, पेराइटल और विसरल फ्लूइड आ गई। ठीक है, इसमें क्या है, अब देखिए कैथेटर इंसर्ट करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कैथेटर इंसर्ट करते समय हम लंग्स की पेराइटल और विसरल लेयर को पंचर कर देते हैं। ये आ गई, 1 सेकेंड, ये मान लीजिए नीडल है, ये हमारा कैथेटर है। ठीक है, उसको इंसर्ट कर रहे थे हम लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के थ्रू, हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, और इंसर्ट करते टाइम हमने क्या कर दिया, पेशेंट के जो लंग्स की जो पेराइटल और विसरल प्लूरा थी उसको हमने क्या कर दिया, डैमेज कर देंगे। ठीक है, पेशेंट की जो से हम मैंने जो ये आया हमारी पेराइटल और विसरल लेयर, इनके बीच में अगर डैमेज करेंगे, इनके बीच में अगर डैमेज करेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होगी, बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एयर चली जाएगी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो एयर जाएगी वो एयर क्या करेगी, वो एयर जा करके क्या कर देगी, वहाँ पर जो लंग्स है, जो ये लंग्स है उसको क्या कर देगी, कोलैप्स कर देगी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एयर, मतलब पेराइटल स्पेस है, पेराइटल और प्लूरा के बीच में हल्का सा स्पेस है। अगर आपकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो एयर है, निडल ने प्रिक किया तो क्या हुआ, जो एयर चली जाएगी वहाँ पे, लंग्स को डैमेज हो गया, लंग्स की पेराइटल लेयर है वो क्या होगी, डैमेज हो गया। डैमेज होने की वजह से क्या होगी, वहाँ पे एयर की एंट्री होगी, क्योंकि खाली जगह कहीं नहीं होती है। ठीक है, जहाँ खाली हो गया वहाँ पे क्या होगा, हवा घुस जाती है, हवा की एंट्री हो जाएगी। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एयर जैसे ही जाएगी तो क्या होगा, मान लीजिए ये पेराइटल है और ये वाला ऊपर वाला हाथ है वो क्या है, विसरल है। जैसे ही ये डैमेज होगा, ये कैथेटर था इसने क्या कर दिया, डैमेज किया। अब डैमेज करते ही क्या होगा, यहाँ पे हवा भरेगी पेराइटल स्पेस के अंदर। ठीक है, जो इसके वजह से क्या होगा, ये जो लंग्स हैं, जो अंदर वाली लेयर है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और लंग्स है वो एक साइड का लंग्स क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, एक साइड का लंग्स क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एयर ने इंटर करके क्या कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, उसको कोलैप्स कर दिया, प्रेशर लगा दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो इसे क्या, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। अब इसका मेन कोज क्या है, एक ही कोज है। आप जब कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो उस कंडीशन के अंदर क्या करो, उस टाइम पे क्या हो सकता है कि हम क्या कर दें, पेशेंट की पेराइटल लंग्स की जो पेराइटल लेयर है उसको हम क्या कर दें,
डैमेज कर दें, ठीक है। डैमेज कर देंगे तो क्या होगा, डैमेज होते ही क्या होगा, वहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एयर जाएगी और वो कोलैप्स कर देगा, ठीक है। अब इसमें जैसे ही आपके पेशेंट के अंदर न्यूमोथोरेक्स डेवलप होगा तो क्या कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो देखिए चेस्ट पेन, पेशेंट को चेस्ट पेन होने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि एक साइड का लंग्स है वो काम करना बंद कर देगा, उसके अंदर एक्सेसिव प्रेशर लग रहा है, इन्वायरमेंटल जो प्रेशर है वो लग रहा है। शोल्डर पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, क्योंकि लंग्स की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। और साइनोसिस, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कंप्लीट नहीं हो कर पा रहे हैं लंग, क्योंकि एक साइड का लंग्स तो काम करना ही बंद कर दिया, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, साइनोसिस होगा, टेकीकार्डिया, कंपनसेट करने के लिए टेकीकार्डिया होगा, हो सकता। और जब हम एग्जामिन करेंगे, एस्कल्टेट करेंगे, तो जिस साइड का जो अफेक्टेड लंग है उस साइड से हमें लंग साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। ये एक इसका इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है, आप नोट कीजिएगा और याद रखिएगा। जब भी किसी न्यूमोथोरेक्स के पेशेंट के अंदर लंग साउंड्स असिस्ट किए जाते हैं, तो अगर अफेक्टेड साइट के अंदर अगर लंग साउंड्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो गया है, न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो चुका है, और इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम, न्यूमोथोरेक्स है। और ये न्यूमोथोरेक्स है वो सेंट्रल लाइन इंसर्शन करते समय भी होने के चांसेस रहते हैं, रिस्क रहता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया उसके बाद हमें क्या करना है, तो इंटरवेंशन है, इमीडिएटली हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, चेस्ट एक्सरे करवाना है पेशेंट का। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। क्यों करवाएंगे भाई, चेस्ट एक्सरे क्यों करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे इसलिए करवाएंगे क्योंकि हमें कैथेटर की पोजीशन देखनी है। जब भी कैथेटर लगा रहे हैं उस टाइम भी हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं कि भाई प्लेसमेंट है, जो कैथेटर का जो प्लेसमेंट है वो सही है कि नहीं है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन डेवलप हुई, हमें क्या करना है, इमीडिएटली पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाना है, ताकि हमें कैथेटर का जो प्लेसमेंट है, ये भाई कैथेटर कहाँ स्टैंड कर रहा है वो हमें पता चल सके। साथ ही साथ अब हमें क्या करना होगा, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को हमें क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। चेस्ट ट्यूब इंसर्ट क्यों करनी होगी, ताकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एयर लंग्स के अंदर भरी हुई है उस एयर को हम निकालेंगे, ताकि लंग्स हैं वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग, एक्सपेंशन और रिकॉइल के अंदर आ जाए। कोलैप्स जो हो रखा है लंग्स वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाएगा। जैसे ही वहाँ से आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो एयर है उसको हटाओगे तो वो ऑटोमेटिकली अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट वन है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का ये है कि मान लिया हम कोशिश ये रखेंगे कि भाई पेशेंट के अंदर न्यूमोथोरेक्स डेवलप भी ना हो, तो इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मीजर्स हैं, उन मीजर्स का यूज़ करके हम पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स से बचा सकते हैं। सबसे पहले मीजर तो यही है कि हमें एज ए नर्स हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि न्यूमोथोरेक्स होता क्या है, न्यूमोथोरेक्स के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तभी तो पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, न्यूमोथोरेक्स के साइन एंड सिम्टम्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब नर्स को पता होना चाहिए भाई, ऑब्जर्व करने के लिए जो भी साइन एंड सिम्टम्स है उनको ऑब्जर्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि न्यूमोथोरेक्स होता क्या है, कौन कौन से उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किए थे। साइनोसिस है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, चेस्ट पेन है, शोल्डर पेन है, ठीक है। पेशेंट के अंदर जो लंग्स होते हैं उसमें अफेक्टेड लंग्स की साइड के अंदर क्या नहीं आएंगे, लंग्स के सांस नहीं आएंगे, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स एक नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी करते समय हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जो सेंट्रल लाइन के जो पेशेंट है वो कहाँ मिलेंगे आपको, आईसीयूज़ के अंदर। आईसीयूज़ के अंदर क्रिटिकल पेशेंट्स अवेलेबल होते हैं। साथ के साथ हमें क्या करना है, जब भी कैथेटर इंसर्ट करें, जैसे ही कैथेटर इंसर्ट हो गया और हमें कॉन्फिडेंस है या फिर हमें लग रहा है, ठीक है, टीम में काम करते समय हमें लग रहा है कि हाँ इंसर्ट हो गया, तो हमें अपने आप से कॉन्फिडेंट में नहीं आना है। हमें क्या करना है, उसका प्लेसमेंट चेक करने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, एक्सरे करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे करवा के देखते हैं कि उसका प्लेसमेंट है वो सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जब तक कैथेटर की पोजीशन कंफर्म नहीं हो जाती है, ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्सिंग ऑफिसर्स, नोट कीजिएगा। जब तक कैथेटर की जो प्लेसमेंट है वो कंफर्म नहीं हो पाती है, तब तक हमें क्या नहीं करना है, पेशेंट के अंदर पेरेंटल न्यूट्रिशन उसको स्टार्ट नहीं करना है, पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी को स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो लंग्स के अंदर भर दोगे। अगर पूरा का पूरा मान लीजिए आपका न्यूमोथोरेक्स था तो होगा क्या होगा, वहाँ पे आप क्या कर दोगे, जो आपका जो सॉल्यूशन है, पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन है, वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा, तो ऐसे कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि प्लेसमेंट चेक करना है। जब तक प्लेसमेंट कंफर्म नहीं होता तब तक पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी हमें शुरू नहीं करनी है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।